हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। अगली स्टेज जो आती है इंडियन कॉइनेज की हिस्ट्री में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट वाज इंडो ग्रीक कॉइन्स हु वर इशूड बाय इंडो ग्रीक रूलर्स इन सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी, जिसके अंदर हमें एक साइड पर, फ्रंट साइड पर राजा का एक चित्र देखने को मिलता था, रिवर्स साइड पर उनके द्वारा जो डिवाइन डीटीज़ की जो वर्शिप करी जाती थी उनके सिंबल्स हमें, और उनकी जो साइड में स्क्रिप्ट होती थी बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट, वो देखने को मिलती थी। अब हम बात करते हैं कुषाण राजाओं के बारे में। जो कुषाण्स जो थे, फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी सी, ये पहली ऐसी डायनेस्टी थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इट वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये एक फैक्ट बन सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, जिन्होंने लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे कुषाण राजाओं ने। और यहाँ पर इनके जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो रेयर मात्रा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, रेयरली देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो कॉइन्स थे, इट वॉज द गोल्ड कॉइन्स विच वर इशूड बाय द कुषाण रूलर्स। इस प्रकार की स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन्होंने बड़े सारे कॉपर कॉइन्स भी इशू करे, तो ये दो स्टेटमेंट ऐसी ही बन सकती हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कुषाण किंग्स। दे इशूड large quantities of gold coins, they issued large quantities of copper coins, but their silver coins was rarely issued। ठीक है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, कॉपर कॉइन्स ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, अगर गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा है तो सिल्वर भी होगा। लेकिन इस केस में गोल्ड कॉइन्स इनके द्वारा इशू करे गए थे ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में, फिर कॉपर कॉइन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सिल्वर कॉइन्स काफ़ी रेयर थे। जो कुषाण राजाओं के कार्यकाल में कॉपर कॉइन्स जो इशू करे गए थे इनके द्वारा, वो लो डिनोमिनेशनल वैल्यू के थे। कॉइन्स के कॉन्टेक्स्ट में या मनी एंड करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में जो ये वर्ड होता है दोस्तों, डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन एक नंबर को बेसिकली डिनोट करता है। जैसे आप बात करो कि 1 रुपये का कोई सिक्का है, 2 रुपये का कोई सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, या 20 रुपये का सिक्का है। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 1, 5, 2, 10, 20, ये होती हैं कॉइन्स की या किसी करेंसी की डिनोमिनेशन। तो यहाँ पर जो कॉइन्स इनके द्वारा, कॉपर कॉइन्स जो इशू करे गए थे कुषाण राजाओं के द्वारा, उनकी डिनोमिनेशनल वैल्यू काफ़ी कम हुआ करती थी, वो ज़्यादा हाई डिनोमिनेशन की नहीं हुआ करते थे। जो ये इंडिकेट करता है कि मनी इकोनॉमी की जो स्पीड है और जो उसका स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि लो डिनोमिनेशन के कॉइन इशू करे जा रहे हैं क्योंकि मनी इकोनॉमी का जो स्प्रेड है और उसकी जो स्पीड है, जिस प्रकार से मनी इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों की ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा होगा और मनी की नीड बढ़ रही है, इसकी वजह से लो डिनोमिनेशन के कॉइन्स इशू करे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो क्या होता है कि जब भी मनी इकोनॉमी बढ़ रही है, इसको अगर हमें समझना है तो आप ऐसा कह सकते हो कि छोटे छोटे लेवल पर जो एक्सचेंजेस हैं वो हो रहे हैं, लोगों के बीच में व्यापार हो रहा है बहुत छोटे स्केल पर, और वो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। और छोटे मोटे सामानों के लिए, जैसे ये जो एक्सचेंजेस एंड ट्रेड वर्ड, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कोई मैक्रो लेवल से नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि बिल्कुल एक गली मोहल्ले के लेवल पर जो व्यापार हो रहा है। अब बिल्कुल ईजी वे में अगर आपको समझना है तो आप किसी गोडाउन से, किसी दुकान से सामान लेकर आ रहे हो और आपको उसे बहुत कम दुकानदार को पैसा देना है या गोडाउन वाले को पैसा देना है, तो हाई डिनोमिनेशनल के जो करेंसी या जो मनी होता है वो इस टाइम पर काम नहीं आता है। फिर आपके पास ऐसी करेंसी होनी चाहिए कि जो आप क्विकली, जिससे आप आइटम्स को परचेज कर सको और जो कंज्यूमर है वो इकॉनमी के अंदर अपनी डिमांड्स को मीट कर सके। हमारी भी मनी इकॉनमी की जो स्पीड है ना और उसका जो स्प्रेड है वो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, स्पेशली पोस्ट कोविड। इसी वजह से सरकार ने ये जो 2000 रुपये का जो नोट था इसको विड्रॉ कर लिया मनी सर्कुलेशन से, क्योंकि ये बहुत हाई डिनोमिनेशन का नोट था, लोगों को इसकी नीड ज़्यादा पड़ नहीं रही थी, ये फ्रॉड करने के ज़्यादा काम आ रहा था, इसलिए सरकार ने इसको मनी सर्कुलेशन से रिसेंटली विड्रॉ कर लिया। ठीक है,
तो लो डिनोमिनेशनल वैल्यू के कॉइन्स या करेंसी या मनी हमेशा से इतिहास में लेकर अभी तक वो तभी इशू करे जाते हैं जब इकोनॉमी की जो स्पीड है वो बढ़ने लग जाए, इकोनॉमी की जो रफ्तार है उसके अंदर हमें इजाफा देखने को मिले। जो कुशान कॉइन्स हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ डिज़ाइन करे जाते थे और मिंट करे जाते थे। क्या खास बात थी इन कॉइन्स के बारे में? यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर ऑन द ऑवर्ड साइड क्या क्या देखने को मिलेगा? राजा का सिंबल, उसका चित्र, उसका नाम और जो भी वो टाइटल यूज़ करते थे, ये फ्रंट साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। रिवर्स साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जो भी देवी देवताओं की आराधना करते थे उनके चित्र वहाँ पर बने होते थे। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर जो डीटीज़ हैं उनके जो सिंबल्स बने होते थे, इट वॉज नॉट लिमिटेड टू द डीटीज़ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो देवी देवता भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पूजे जाते हैं सिर्फ उनके चित्र नहीं होते थे। यहाँ पर आपको देवी देवताओं के चित्र हु बिलोंग टू ग्रीक कंट्री, ईरान, इंडिया और दूसरे पैंथियंस के भी देखने को मिल जाते हैं। पैंथियंस का मतलब होता है देवी देवता, सिंपल। अब यहाँ पर जो भी बातें लिखी जाती थी या तो वो एंटायरली लिखी जाती थी ग्रीक भाषा के अंदर, और कुछ केसेस के अंदर हमें प्राकृत लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता हुआ दिखता है इनके सिक्कों के अंदर, जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, ठीक है। और खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है वो रिवर्स साइड पर लिखी जाती थी। तो कनिष्क के टाइम से, ठीक है, जो प्रोमिनेंट रूलर था यहाँ पर कनिष्क, इसके टाइम से बैक्ट्रियन लैंग्वेज जो कि ग्रीक स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है, ठीक है, वो कुशान कॉइन्स में यूज़ होना शुरू हो गई थी। कनिष्क के कार्यकाल में जो सिक्कों के ऊपर ग्रीक स्क्रिप्ट के माध्यम से जो बैक्ट्रियन लैंग्वेज लिखी जाती थी वो कुशान राजाओं के सिक्कों में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ कनिष्क, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ लोकल कॉइन्स की बात कर लेते हैं। ये तो हमने टॉप मोस्ट एम्पायर्स, उनके राजा और उनके किंगडम के द्वारा जो इशू करे गए जो सिक्के थे उसके बारे में तो हमने काफ़ी हद तक जान लिया। क्या बिल्कुल लोकल लेवल पर जो ज्योग्राफी एग्जिस्ट करती हैं, जो लोकेशंस, जो रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल लोग हैं, कोई गिल्ड हैं, ट्राइबल पीपल हैं, विलेज इकोनॉमी के अंदर रहने वाले लोग हैं, कोई चीफ्टियंस हैं, ठीक है, लोकल इकोनॉमी को चलाने वाले कुछ मिलजुल कर कोई लोग हैं, क्या उनके द्वारा भी कुछ सिक्के इशू करे जाते थे क्या? तो ये एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसका कंटेंट आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर नहीं मिलेगा। दिस इज़ द वेरी यूनिक पैराग्राफ रिटन बाय उपेंद्र सिंह। तो नंबर ऑफ कॉइन टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि छोटे लेवल पर इशू करे जाते थे छोटे लोगों के द्वारा। वो इतने बड़े लोग नहीं थे कि राजा महाराजा या जितने एम्पायर्स किंगडम्स के बारे में हम बहुत प्रचलित नाम सुनते हैं, ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इनके द्वारा सिक्के इशूड ज़रूर करे जाते थे। और ये चीज़ हमें देखने को मिलती है फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी CE। और न्यूमिस्मेटिक्स इनको बोलते हैं कि दीज कॉइन्स फॉर इंडिजिनस कॉइन्स, कभी कभार इनको नाम दिया जाता है ट्राइबल कॉइन्स, जनपद कॉइन्स या लोकल कॉइन्स, कोई भी नाम आप इनके लिए बोल सकते हो, ठीक है। इंडिजिनस इसका मतलब भी लोकल ही होता है, ट्राइबल कॉइन्स, जनपद कॉइन्स या लोकल कॉइन्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। अगर हमें कुछ लोकल डायनेस्टीज़ के बारे में पता लगाना है कि उनके द्वारा किस किस प्रकार के सिक्के इशू करे जाते थे उत्तर भारत के अंदर और मध्य भारत के अंदर, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। जो ये इंडिजिनस कॉइन्स थे, समझ आना, अब जब मैं इंडिजिनस बोल रहा हूँ तो ये चारों प्रकार की कैटेगरी उसके अंदर आ जाएंगी जो न्यूमिस्मेटिक्स अलग अलग नाम देते हैं, इंडिजिनस, ट्राइबल, जनपद या लोकल कॉइन्स। ये जो लोकल कॉइन्स हैं ज़्यादातर ये होते थे कास्ट कॉइन्स या फिर डाइस्ट्रक कॉइन्स। और ये कास्ट कॉइन्स एंड डाइस्ट्रक कॉइन्स क्या होते हैं इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया है, ठीक है। तो दीज वर मोस्टली कास्ट कॉइन्स या डाइस्ट्रक कॉइन्स जिनके लिए मेटल यूज़ करा जाता था या तो कॉपर या ब्रॉन्ज।
यहाँ पर आपको गोल्ड या सिल्वर देखने को इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, गोल्ड तो बिल्कुल भूल ही जाओ, और सिल्वर की भी मात्रा कम होती थी, बिकॉज यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये लोकल डायनेस्टीज़ हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता, ठीक है। और गोल्ड शुरू से ही एक रेयर मेटल रहा है, इतिहास इस चीज़ का गवाह है। कुछ जो सिक्के हमें यहाँ पर सिल्वर के भी देखने को मिल जाते थे, और कुछ रेयर एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, या तो लेड के भी सिक्के थे यहाँ पर, और पोटिन के भी सिक्के थे। पोटिन क्या है, कोई एक मेटल नहीं है जो कि नेचुरली आपको कुदरती रूप से गड़ा हुआ कहीं पर मिल जाए या इसका ओर मिल जाए। पोटिन एक एलॉय है जो कि 4 प्रकार के मेटल्स को मिक्स कर कर बनता है। जैसे हम हड़प्पा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं ना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जैसे हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है, कॉपर के साथ आप क्या मिला दो, आप टिन मिला दो तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार का एलॉय हो जाता है ब्रॉन्ज। सिमिलरली पोटिन जो है, इसके बारे में शायद से काफ़ी लोग आप में से पहली बार सुन रहे होंगे। तो 4 तरह के मेटल को मिलाकर पोटिन कैसा लगता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उन 4 मेटल्स का नेम लेने से पहले। पोटिन इस प्रकार का दिखता है, ये, ठीक है। गूगल इमेजेस पोटिन लिख रहा हूँ तो पोटिन दिखा रहा है, ये है पोटिन, ये देखो ये क्लियर इमेज है। क्या क्या मिक्स इसके अंदर करा जाता है, कॉपर, लेड, टिन और ड्रॉस। अब ये आप कॉपर लेड टिन के बारे में तो जानते हो। ड्रॉस क्या होता है, ड्रॉस होता है ये, इस प्रकार का मेटल होता है ड्रॉस, ठीक है। तो ये जो कॉइन्स हैं लेड के, पोटिन के, कुछ सिल्वर कॉइन्स ज़्यादातर, लेकिन कॉपर या जो ब्रॉन्ज के जो सिक्के हैं ये इशू करे जाते थे। लोकल डायनेस्टीज़ तो हमने जान लिया, लेकिन लोकल लोगों के द्वारा जो कि इतने पावरफुल नहीं थे, और ये लोकल लोग कोई आम नागरिक भी नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो इतने नॉट सो पावरफुल लोग हैं, थोड़े बहुत पावरफुल है अपने अपने रीजन में, इनका वर्चस्व थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि इन्होंने कोई एम्पायर बनाया हो, कोई किंगडम बनाया हो, बड़े फेमस कुछ बैटल्स लड़े हों, ऐसा नहीं है। तो दीज वर इशूड बाय शिफ्टियंस, किंग्स, या फिर यहाँ पर कीवर्ड को देखना ज़रा, नॉन मोनार्किकल स्टेट्स, ठीक है। और उसके हमें यहाँ पर नाम भी बताए जा रहे हैं, सच एज अर्जुनयास, उथिकास, मालवास एंड योधियास। अब इन कॉइन्स के ऊपर एक स्पेशल चीज़ हमें यह भी देखने को मिलती है कि नाम भी देखने को मिलता है हमें कुछ सिटीज़ का इन कॉइन्स के ऊपर, सच एज ये जितने भी हमें इंडिजिनस ट्राइबल जनपद और लोकल कॉइन्स मिले हैं उसके अंदर हमें कुछ नाम भी देखने को मिले हैं सिटीज़ के, लाइक त्रिपुरी, उज्जैनी, कौशंबी, विदिशा, एरिकिना, महिष्मती, मध्यमिका, वाराणसी और तक्षशिला। और ऐसा माना जाता है न्यूमिस्मेटिक्स हिस्टोरियंस के द्वारा कि जो भी सिटीज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे सिटीज़ की, उनके द्वारा ये इंस्क्राइब करवाया गया होगा सिक्कों के ऊपर कि सिटी का नाम भी लिख दो। अब कुछ सिक्कों के अंदर हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, और इस प्रकार के वर्ड जो हैं, वर्ड मीनिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जान सकते हो कि एग्जामिनर्स के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमिस्मेटिक्स की फील्ड में विद रिस्पेक्ट टू इंडिजिनस ट्राइबल जनपद या लोकल कॉइन्स, हमें उन कॉइन्स के अंदर एक वर्ड देखने को मिलता है, निगम, ठीक है। आप इसको निगमा कह लो, निगम कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोनाउंसिएशन से। एम के बाद जो ए है वो साइलेंट है, वैसे इसको निगम बोला जाता है। तो ये जो निगम कॉइन्स हैं, या जो वर्ड है, ये जो निगम है जो कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलता है हमें, ये रिप्रेजेंट करता है मर्चेंट गिल्ड्स को, ठीक है, जो कि पैसे वाले व्यापारी हुआ करते थे, कि उनके द्वारा इशू करे गए हैं। अब कुछ हमें तक्षशिला से कॉइन्स मिले हैं जहाँ पर एक वर्ड हमें देखने को मिला है उन कॉइन्स के ऊपर, एस पंच निकामे। पंच निकामे, पंच का मतलब है 5, और निकामे ये जो वर्ड है, इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस वर्ड ओनली निकम,
जो कि मर्चेंट गिल्ड्स के लिए यूज़ करा जाता है। तो ऐसा हमारा एक अनुमान है हिस्टोरियंस का, आर्कियोलॉजिस्ट और न्यूमिस्मेटिक्स का, शायद से ये 5 गिल्ड्स के द्वारा, ये वाले जो सिक्के जो तक्षशिला से हमें मिले हैं 5 गिल्ड्स के द्वारा जॉइंटली इशू करे गए होंगे, इसलिए इनका नाम जो लिखा गया इन सिक्कों के ऊपर वो पंच निकामे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ। दक्कन के अंदर सातवाहन रूलर से पहले का जो कार्यकाल था, जिसको हम प्री सातवाहन फेज कहते हैं, यहाँ पर जो कॉइनेज सिस्टम है हमें वो देखने को मिलता है कि इट वॉज फॉलोड बाय कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ द सातवाहन्स। ये पहले से ही शुरू हो गए थे कॉपर कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स, जो कि आगे चलकर हमें सातवाहन किंग्स के अंदर जो कॉइन्स इशू करे गए थे उनकी पहचान बनता है, वो उनके रूल की कि किस प्रकार के सातवाहन रूलर्स ने कॉइन्स मिंट करवाए थे। देवर मोस्टली ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, लेकिन प्री सातवाहन फेज के अंदर भी हमें कॉपर और सिल्वर कॉइन्स के अवशेष देखने को मिलते हैं, उनके ट्रेसेस देखने को मिले हमें। तो जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, दे ऑल्सो इशूड कॉइन्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशनल वैल्यू, छोटी डिनोमिनेशनल वैल्यू के ये कॉइन्स इशू करते थे, विच वॉज मेड ऑफ लेड एंड पोटेन। ठीक है, और पोटेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, पोटेन एक एलॉय होता है जो कि 4 मेटल से मिलकर बनता है, कॉपर, लेड, टिन एंड ड्रॉस। ये वाली चीज़ याद रखना आप, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है पोटेन वर्ड के ऊपर। तो ज़्यादातर जो सातवाहन कॉइन्स थे वो डाई स्ट्रक थे, लेकिन कुछ हमें कास्ट कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं सातवाहन फेज के अंदर, और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स भी यूज़ करी जाती थी सिक्कों के लिए, यानी कि डाई स्ट्रक एंड कास्ट कॉइन्स साइमल्टेनियसली तरीके से मिंट करे जाते थे सातवाहन रूलर्स के कार्यकाल में। अब सिक्कों के ऊपर जो भी चीज़ लिखी गई है वो हमें प्राकृत लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर देखने को मिलती है, और जो पोर्ट्रेट कॉइन्स थे जिसके ऊपर, पोर्ट्रेट कॉइन्स मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ जो सिंबल्स हैं, जो चित्र है वो बनाए जा रहे हैं, कुछ पोर्ट्रेट बनाया जा रहा है, जैसे राजा का चेहरा एक साइड, दूसरी तरफ देवी देवताओं का चेहरा। तो जो पोर्ट्रेट कॉइन्स हैं ज़्यादातर इस सिल्वर के अंदर देखने को मिलते हैं, बट ऑल्सो इन लेड। और यहाँ पर द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो यूज़ करी गई थी पोर्ट्रेट कॉइन्स के ऊपर, जिसको आइडेंटिफाई करा गया है न्यूमिस्मेटिक्स, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के द्वारा एस तमिल और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ करा जाता था इन सिक्कों के ऊपर। पंचमार्क कॉइन्स जो हैं दक्षिण भारत के अंदर भी, ये जो सातवाहन रूलर्स का जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पर पंचमार्क कॉइन्स का भी प्रचलन जारी था, अलॉन्ग विद दीज टाइप ऑफ कॉइन्स जो कि डाइस्ट्रक थे, कास्ट कॉइन्स थे, पोर्ट्रेट कॉइन्स थे। ठीक है, स्मॉल डिनोमिनेशनल के जो कॉइन्स थे जो सातवाहन राजाओं के द्वारा इशू करे गए थे, उसके साथ साथ यहाँ पर पंचमार्क कॉइन्स का भी प्रचलन जारी था। ठीक है, उसके बाद राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं सिल्वर करेंसी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी वेस्टर्न डेक्कन के अंदर। ठीक है, डेक्कन के अंदर जो वेस्टर्न साइड थी वहाँ पर सिल्वर करेंसी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कमर्शियल पर्पसेस की वजह से। जो शाक क्षत्रप रूलर था जिसका नाम था नहापन, नहापना भी आप इसको कह सकते हो, तो ये जो शाक क्षत्रप रूलर था नहापना, इसने सिल्वर करेंसी इशू करी थी नासिक के एरिया में, जो कि आज के समय महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। सातवाहन रूलर्स की तरह जो क्षत्रप रूलर्स थे उन्होंने भी बायलिंगुअल कॉइन्स इशू करे थे, जहाँ पर कॉइन्स के ऊपर आपको जो नक्काशी देखने को मिलती है वो 2 लैंग्वेजेस की देखने को मिलती है साइमल्टेनियसली। रोम के एम्पायर में जो गोल्ड कॉइन्स इशू करे जाते थे वहाँ से, तो ये व्यापार किस प्रकार से बढ़ रहा था, जो इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स है वो किस प्रकार से बढ़ रहा था, तो वो हमें देखने को मिलता है उसका एविडेंस के रोमन गोल्ड कॉइन्स दे फ्लोड इनटू पेनिनसुलर इंडिया इन लार्ज क्वांटिटीज़ अर्ली सेंचुरी सी के अंदर, और इनको यूज़ करा जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और आप जानते हो कि रोमन एम्पायर के साथ भारत के राजाओं महाराजाओं का जो पुराने ज़माने के अंदर, एंशिएंट इंडिया के अंदर जो ट्रेड था वो शुरू से कितना अच्छा रहा है। कपड़े, ग्रेन्स, ज्वेलरीज, परफ्यूम्स, बड़े सारे बीड्स, स्टोन्स, इवन लड़कियां तक, वाइन की बॉटल्स, इन सब का व्यापार होता था रोमन एम्पायर और इंडिया के वेरियस रूलर्स के बीच में। तो दिस वॉज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन, या फिर करेंसी रिजर्व की तरह एंड कैपिटल डिपॉजिट्स की तरह इन गोल्ड कॉइन्स को रखा जाता था। अब रोमन गोल्ड कॉइन्स की तरह
भारत के अंदर भी कुछ जो लोकल राजा महाराजा जो थे उन्होंने रोमन गोल्ड कॉइन्स की इमिटेशंस बनाई। इमिटेशन का मतलब होता है एक प्रकार से जैसे हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो लोकली मेड इमिटेशंस ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन्स ये भी हमें मिले हैं, जो कि ओरिजिनली रोमन गोल्ड कॉइन्स नहीं है, लेकिन उनकी एक प्रकार से फोटोकॉपी की तरह दिखने वाले जैसे कॉइन्स हैं। तो इन अर्ली सेंचुरी सी इन वेस्टर्न डेक्कन, यहाँ पर हमें वेरियस रूलर्स के द्वारा इशू करे गए जो उनके एम्पायर, उनके किंगडम के अंदर जो कॉइन्स हैं उसकी को एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। वेस्टर्न डेक्कन में एक ही ज़माने में एक साथ हमें सातवाहन कॉइन्स की भी सर्कुलेशन देखने को मिलती है, शत्रप रूलर्स की भी सर्कुलेशन देखने को मिलती है, पंचमार्ट कॉइन्स का बोलबाला अभी तक कायम था, और रोमन कॉइन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न डेक्कन की जो करेंसीज थी वो हमें ईस्टर्न डेक्कन के अंदर भी फ्लो होती हुई देखने को मिलती है उनकी लोकल इकोनॉमी के अंदर। अगेन इसका रीज़न यही हो सकता है ट्रेड, कॉमर्स और जो इकोनॉमी का जो चाल चलन और जो प्रचलन जो है वो चल रहा था इस वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ये कुछ गोल्ड कॉइन्स की फ़ोटोज़ देखो और आप ये पाओगे यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो कि कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। फ्रंट साइड पर कुछ लिखा हुआ है, बैक साइड पर ऑब्जर्व साइड, रिजर्व साइड, रिवर्स साइड। तो यहाँ पर भी आपको एक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। ये स्क्रिप्ट अलग है, आप इसको अगर बोलो कि ये स्क्रिप्ट ए है तो ये स्क्रिप्ट बी है, और ये शो करता है कि यहाँ पर जर्नली जो बाइलिंगुअल कॉइन्स हैं वो इशू करे जाते थे। एक साइड पर राजा महाराजा उसका जो नाम है, उसका जो टाइटल है वो यूज़ करा जा रहा है किंग्स का, दूसरे साइड पर वो जिस भी डीटीज़ को मान रहे हैं, देवी देवताओं को या दूसरे पैंथियंस को जो मान रहे हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस को पैंथियंस बोलते हैं, तो उनका यहाँ पर आपको सिंबल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऊपर जो हमने अभी इमेज देखी ऑन बोथ ऑबवर्ड साइड एंड रिजर्व साइड, ये कुशान किंग की थी जिसका नाम था वीमा कैडफाइस। और नीचे वाली जो कॉइन है जिनकी यहाँ पर ये जो फ्रंट साइड आपको दिखाई जा रही है और इसकी जो बैक साइड दिखाई जा रही है, ये गुप्ता किंग के द्वारा इशू करे गए ये कॉइन थे, अगेन गोल्ड कॉइन, और इसको इशू कर रहा था कुमारगुप्त वन ने, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम दोस्तों बात करेंगे फार साउथ रीजन के अंदर जो कि कार्यकाल था चोला, चेरा और पांड्या एम्पायर्स का, वहाँ पर हमें किस प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।